से आप सब चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं रिफंड अंडर जीएसटी जो चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन सी अमेंडमेंट आई हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से लग सकता है। रिफंड अंडर जीएसटी के अंदर टोटल 4 अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। और बहुत ध्यान से इनको आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो ये 4 अमेंडमेंट हम करने वाले हैं। ओके, तो एक ही बार में आपके कम से कम 3 बार रिवीजन कर लेना ताकि एक ही बार में 100% हो जाए। और वीडियो लास्ट तक देखना, अभी याद हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो अमेंडमेंट है, आपको पता है कि रिफंड चैप्टर की जब हम बात करते हैं जीएसटी के अंदर, तो यहाँ पर ना 2 रूल होते थे। एक तो रूल 89(4), एक होता था रूल 89(5). तो इनके अंदर है ना, ठीक है, 89(4)A 89(4)B, ठीक है, 89(4)A 4B होता था ना, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत रहती थी। तो अब क्या करना है, जहां जहां पर 89(4)A 4B आता था, अब उसको आपको इसको इग्नोर कर देना है। ये मैंने ऊपर आपको साफ साफ लिख के दे दिया है। फिर भी क्लियरिटी के लिए हम इसको एक बार विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डीपली समझते हैं कि बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं, यानी ये अमेंडमेंट है क्या बेसिकली इसके अंदर। तो आइए देखते हैं। तो रूल 89(4) की बात करते हैं। रूल 89(4) की जब हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, ये वाला होता था, ठीक है ना। नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाई टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब नेट आईटीसी कैसे निकालते थे मैं वो दिखाऊंगा आपको। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैसे निकालते थे उसकी बात करेंगे। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते थे उसकी बात करेंगे, और उसमें फिर चेंज क्या है मतलब वो बात करेंगे। तो आ जाते हैं 1 बाय 1 करके। तो नेट आईटीसी के अंदर जब हम नेट आईटीसी निकालते थे, तो इसमें पहली बात तो आईटीसी की जब हम बात करते हैं तो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज वाला आईटीसी ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स वाला आईटीसी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते थे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब नेट आईटीसी निकालेंगे, ठीक है। क्या, एक तो ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है कभी भी नेट आईटीसी जब आप निकाल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, और ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना है, उसको इंक्लूड वगैरह नहीं करना, उसको छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स का आईटीसी दे रखा है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करते थे हम लोग, ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। नेट आईटीसी ओनली करंट पीरियड वाला, यानी ड्यूरिंग द पीरियड जो होता है, करंट पीरियड का जो नेट आईटीसी होता है यानी आईटीसी होता है, वही हम यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर चेंज आया है, ये है वो पॉइंट जिसके अंदर चेंज आया है। ये क्या है, ठीक है ना। जब हम नेट आईटीसी निकालते थे ना, तो 89(4)A 4B को हम इंक्लूड नहीं करते थे। अब क्या करना है, अब उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है। दे रखा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं दे रखा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम ये मानेंगे कि वो है ही नहीं, ये मान के हम काम करेंगे। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की बात कर लेते हैं। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जब निकालते थे तो सबसे पहले उसमें टोटल टर्नओवर ले लो, ठीक है ना। चाहे वो मतलब जीरो रेटेड सप्लाई का है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, सारा का सारा आपको टोटल टर्नओवर ले लेना है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड नहीं करते थे। और इसमें ये वाली बात जो 89(4)A 4B, ठीक है ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, इसको हम छोड़ देते थे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर इसको इग्नोर करना है। वो कैसे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जब हम टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस निकालते हैं, तो गुड्स की कैसे निकालते थे, गुड्स का निकालते थे, उसकी वैल्यू देखते थे, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। और जो भी डोमेस्टिकली सप्लाई कर रखा है हमने, ठीक है, डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, ठीक है ना, उसका 1.5 टाइम कर लेते थे, और विच एवरेज लेस को ले लेते थे यहाँ पे जब निकालते थे, ठीक है ना। और यहां पर भी एक बात याद रखनी है, गुड्स के केस में क्या, ठीक है ना, टर्नओवर जो होता था 89(4)A 4B वाला, वो नॉट इंक्लूड, मतलब इंक्लूड नहीं करते थे। पर अब इसको इग्नोर ही कर देना, इंक्लूड तो छोड़ो, इसको इग्नोर ही कर देना, ये मानना है कि ये है ही नहीं, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर्विसेज के केस में कैसे निकालते थे, जब हम टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस निकालते थे तो उसका फॉर्मूला होता था अमाउंट रिसीव्ड जो भी है करंट ईयर का वो ले लो, ठीक है ना। इसके अलावा एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर बट जीरो रेटेड सप्लाई प्रोवाइडेड इन करंट ईयर, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, ये प्लस कर देते थे इसमें, एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर बट जीरो रेटेड सप्लाई प्रोवाइडेड अपकमिंग ईयर, इसको माइनस कर देते थे, ठीक है ना। और इसमें क्या था, ये वाला पॉइंट, इसमें क्या था कि जो टर्नओवर होता था ना, ठीक है, कौन सा 89(4)A 4B वाला, ठीक है ना, वो यहाँ पे लेस नहीं करते थे। अब हमें इग्नोर ही करना है, ठीक है ना, लेस प्लस वाला दिमाग में सोचना ही नहीं कहीं पे भी। एक बार ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं एक, जिससे कि क्लियरिटी आ जाएगी कि बेसिकली चेंज क्या है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो रूल 89(4)
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमटीपी का, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। 89 रूल 89(4) के ऊपर तो यहाँ पे वे लिमिटेड करके कोई कंपनी है, प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सितंबर 2018, ठीक है ना, फॉर कंप्यूटिंग द रिफंड क्लेम, ठीक है ना, अंडर रूल 89(4) ऑफ सीजीएसटी रूल 2017, कंप्यूट द एलिजिबल क्लेम अंडर द सेड रूल एज्यूमिंग दैट अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मतलब कुल मिला के क्या बोल रखा है, रूल 89(4) के हिसाब से, ठीक है ना, आप निकाल के दिखाओ कि क्या अमाउंट बनेगा इसका रिफंड वगैरह का। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट दे रखा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और नीचे जाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने बना के दे रखे, मैंने दो आंसर दे रखे हैं यहाँ पे। एक तो अमेंडमेंट से पहले क्या करते थे और अमेंडमेंट के बाद, यानी कि अमेंडमेंट आने के बाद आंसर में क्या चेंज आएगा, यानी कि मई में अगर 25 में क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। तो ये दोनों तरीके से मैंने दे रखा है ताकि क्लियरिटी हो जाए, कंपैरिजन कर सकें। तो पहले तो क्या होता था, देखिए पहले क्या करते थे, बिफोर अमेंडमेंट, यानी जो अमेंडमेंट आई है उससे पहले अगर रूल 89(4) का क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन हमें निकालना होता तो हम क्या करते थे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते थे, नेट आईटीसी, वही फॉर्मूला, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है ना। फिर तीनों चीजें निकालते थे, नेट आईटीसी निकालते थे, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस निकालते थे, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालते थे। तो सबसे पहले नेट आईटीसी कैसे निकाला है यहाँ पे, उसकी बात कर लेते हैं। तो ऊपर जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर और यहाँ पर क्वेश्चन में आईटीसी की देख लेते हैं। सबसे पहले आइटम दे रखी है ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, मैंने आपको लिखवाया था अगर याद हो तो। इसमें तो कोई भी चेंज ही नहीं है, ये तो पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि जब नेट आईटीसी निकालते हैं, ठीक है, तो नेट आईटीसी निकालते टाइम ओपनिंग बैलेंस को इंक्लूड ही नहीं करना है। तो अब ओपनिंग बैलेंस को इंक्लूड नहीं करना, मतलब इसको इग्नोर करना है, ठीक है ना। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा है, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये गलती मत कर देना, ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आईटीसी, इसका कुछ नहीं करना। आगे बढ़ेंगे, आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर वाला, यानी कि जो ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर वाला होता है जो आईटीसी, वही हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 25 लाख। ओके, विच इंक्लूड, इसके 25 लाख के अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, 89(4)(a)(4)(b) वाला, ठीक है ना, कितना, ठीक है ना, 5 लाख। तो इस केस में क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना, ये कह रहा है कि 89(4)(a)(4)(b) वाला, ठीक है ना, जो इंक्लूड है 5 लाख वाला। तो पहले क्या करते थे, पहले क्या करते थे, ठीक है ना, पहले हम लोग 25 लाख में से, ठीक है ना, 5 लाख जो इंक्लूड है वो लेस कर देते थे, ठीक है ना, क्या कर देते थे, लेस कर देते थे और बाकी का 20 लाख दिखाते थे। पर अब क्या करना है, ठीक है ना, अब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। नेट आईटीसी जब निकालेंगे तो यहां पे 25 लाख में से कुछ भी माइनस नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज इग्नोर करनी है कंप्लीटली। ये मानना है कि ये चीज दे ही नहीं रखी, ये दे रखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दे रखी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब इसको 89(4)(a)(4)(b) को एकदम इग्नोर कर देना है। ये मानना है कि जो आईटीसी है वो सीधा सीधा 25 लाख है, ठीक है ना। तो अब चेंज क्या हुआ है, 25 लाख दिखा देंगे यहाँ पे। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। पहले माइनस करके दिखाते थे, तो माइनस करके दिखाएंगे तो 20 लाख आएगा, ठीक है। पहली चीज क्लियर होगी। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैसे निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन का है, ये जो क्वेश्चन है, ये सर्विसेज का तो है ही नहीं, ठीक है। तो सर्विस नहीं है तो खाली ये गुड्स का क्वेश्चन है, पहली बात तो, ठीक है ना। खाली गुड्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ गुड्स की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो गुड्स के केस में अगर आप एक बार फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो गुड्स के केस में ये रहा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालते थे, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और 1.5 ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई विच एवरेज लेस। अब ये सब चीजें कुछ दे ही नहीं रखी है कि डोमेस्टिक सप्लाई कितना है वगैरह वगैरह, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा टर्नओवर ले लो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाओ, ठीक है ना, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स दे रखा है ना, तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ले लो, ठीक है ना। ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, तो ये थोड़ी लेना है। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है, 6 करोड़ है, ठीक है ना। अब यहां पे भी इंक्लूड है इसके अंदर 89(4)(a)(4)(b), ठीक है ना, जो कि 1 करोड़ का अमाउंट है, तो इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो पहले क्या करते थे, पहले आ जाते हैं, तो पहले हम क्या करते थे, जब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स निकालते थे ना, तो 6 करोड़ में से 1 करोड़ जो इंक्लूड है ना 89(4)(a)(4)(b), ये लेस कर देते थे। पर अब क्या करना है, अब इग्नोर करना है इसको। तो यानी कि 6 करोड़ में से कुछ भी आपको लेस नहीं करना है, आपको इग्नोर करना है। वो दे रखा है क्वेश्चन में तो भी इग्नोर करना, नहीं दे रखा तो भी इग्नोर करना है, पूरा 6 करोड़ रहेगा। आई होप क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर क्या करते हैं, इसमें सभी तरीके के टर्नओवर ले लेते हैं, चाहे जीरो रेटेड का है चाहे नॉन जीरो रेटेड का है, सारे के सारे ले लेते हैं। तो जीरो रेटेड का तो हमने ऊपर ही निकाल लिया 5 करोड़, तो 5 करोड़ तो ये ले लो। लेकिन इस केस में आफ्टर अमेंडमेंट 5 करोड़ थोड़ी लेंगे, 6 करोड़ लेंगे, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। और इसमें प्लस कर दो नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है ना, ये 3 करोड़ दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये रहा नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है ना, ये 3 करोड़ है। तो टोटल टर्नओवर निकाल लेना, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो उसमें तो सारे तरीके के टर्नओवर ले लेंगे, है ना। तो यहां पे आ जाएगा, तो ये हो गया,
ठीक है, जीरो रेटेड वाला भी और नॉन जीरो रेटेड वाला भी। तो जीरो रेटेड वाला पहले अमेंडमेंट से पहले 5 करोड़ था, ठीक है ना, और ये 3 करोड़ जो दे रखा है, तो टोटल यहाँ पे 8 करोड़ होगा। लेकिन अमेंडमेंट आने के बाद यहाँ पे 6 करोड़ हो जाएगा, बाकी ये 3 और ये 9 करोड़, ठीक है ना। तो आंसर में फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब की बार 25 लाख है, और यहाँ देखोगे तो 6 करोड़ है, और यहाँ देखोगे तो 9 करोड़ है। लेकिन वहां पे कितना था, 20 लाख हो जाएगा, ठीक है ना, 20 लाख हो जाएगा क्योंकि 5 लाख कम हो गया था। और यहाँ पे भी 5 करोड़ हो जाएगा क्योंकि 1 करोड़ माइनस कर देता है, और 5 + 3 8, यहाँ पे 8 करोड़। तो इस तरीके से आंसर में फर्क पड़ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है? तो ये होगा, मैंने आपको करा दिया अच्छे तरीके से क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लियर होगा कि बिफोर अमेंडमेंट क्या करते थे और आफ्टर अमेंडमेंट हमें क्या करना है, यानी कि हमारा आंसर ये वाला है, ये करना हमें May 25 में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो दूसरी अमेंडमेंट आई है वो देखो, ठीक है ना। ऐसे ही 89(5) में भी करना है, 89(5) में जहां पे भी जरूरत होगी, ठीक है ना, जहां पे भी लगता है 89(4)A 4B तो वहां पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं दूसरी अमेंडमेंट के ऊपर। ये अमेंडमेंट खास एकदम बिल्कुल बढ़िया अमेंडमेंट है और अभी हो जाएगी, बस इसके लिए ये वाला चार्ट आपको अगर समझ में आ गया तो, ठीक है ना। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना ब्रो, यानी कि मैं, ठीक है ना, मैं क्या करता हूं, मैं एक्सपोर्ट करता हूं। तो मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया, क्या किया, गुड्स को मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, और मैंने जो भी टैक्स बनता था ना उसके ऊपर वो टैक्स भी दे दिया। एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने 5 करोड़ का गुड्स एक्सपोर्ट किया है और उसके ऊपर मेरा IGST बन रहा था 40 लाख, वो मैंने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके डन। अब क्या है कि उसका तो मेरे को जो भी रिफंड वगैरह होगा वो मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका रिफंड वगैरह के लिए मुझे कोई एप्लीकेशन वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है ना, ये बात होती है। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद जो गुड्स एक्सपोर्ट किया उसका प्राइस इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होके 8 करोड़ होगा। तो यानी जो इसका जो डिफरेंस है 3 करोड़ से प्राइस बढ़ गया मेरा एक्सपोर्ट करने के बाद, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी तो मैं टैक्स दे चुका हूं ना। तो 10 लाख का मान लो इसके ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख रुपए का, 3 करोड़ के ऊपर मान लो 10 लाख रुपए का जो भी IGST वगैरह पे करना था वो मैंने पे कर दिया, एडिशनल IGST। तो यहां पर ये अमेंडमेंट है कि जो ये एडिशनल, ठीक है ना, आपने IGST पे किया है 3 करोड़ के ऊपर, 3 करोड़ के ऊपर जो प्राइस बढ़ गया है आपका एक्सपोर्ट करने के बाद, जो प्राइस बढ़ा है 3 करोड़, उसके ऊपर एडिशनल IGST जो आपने पे किया है, ये आपको रिफंड तभी मिलेगा। आपको इसकी अलग से रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जो कि GSTR RFD 01 के अंदर करनी पड़ेगी, और कॉमन पोर्टल पे आप इसको फाइल कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट और कुछ भी नहीं है। एडिशनल, ठीक है ना, क्या बोला है दोबारा बोल देता हूं, ठीक है ना, कि एक्सपोर्ट करने के बाद, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने के बाद जो प्राइस बढ़ा है उसके ऊपर एडिशनल IGST जो आपने पे की है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करने की पड़ेगी इस फॉर्म में कॉमन पोर्टल पे। बस ये अमेंडमेंट है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो यही बता रखी है, आप पढ़ लो चाहे इसको। तो यहाँ पे बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ एडिशनल IGST पेड, मतलब आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एडिशनल IGST पे की है आपने, जो किस बात की, ठीक है ना, एडिशनल IGST किस बात पे की आपने, अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस, ठीक है ना, गुड्स का प्राइस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद, यही सब कुछ लिख रखा है। तो यहाँ पे यही सब कुछ बता रखा है कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जो एडिशनल IGST पे किया है, ठीक है ना, उसका फॉर्म नंबर बता रखा है और कॉमन पोर्टल पे ये सब मैंने बता ही दिया, ठीक है ना, एकदम शानदार तरीके से होगा हुआ सही तरीके से, है नहीं। अब आगे चलते हैं और जो तीसरी जो अमेंडमेंट है यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। अभी हमने जो सेकेंड अमेंडमेंट की है ये उसी से रिलेटेड है। उससे रिलेटेड कैसे है, अमेंडमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी सबमिटेड। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट किया मैंने, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने के बाद उसका प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया है, गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद उसका प्राइस बढ़ गया। तो उस केस में कौन कौन से, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट है जो मुझे सबमिट कराने पड़ेंगे एज एविडेंस, उन्हें माना जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है ना। तो बता रखा है कि एक स्टेटमेंट आपको फाइल करनी पड़ेगी, वो स्टेटमेंट कैसी होगी, उसमें क्या होना चाहिए वो सब बता रखा है। ए स्टेटमेंट कंटेनिंग, उसके अंदर क्या कंटेन होना चाहिए, नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस की क्या डेट है, कितने नंबर ऑफ, ठीक है ना, एंड अलोंग विद कॉपी ऑफ सच इनवॉइस, ठीक है ना। सेम बात यहाँ पे शिपिंग बिल की लिख रखी है, ठीक है ना, और सेम बात यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, और ठीक है ना, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट भी, ठीक है ना, सेम बात यहाँ पे इसके ऊपर लिख रखी है। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ, ठीक है ना, और किस चीज की डिटेल्स, ठीक है ना, स्टेटमेंट में देनी है आपको, डिटेल्स ऑफ रिफंड ऑलरेडी सेंशन, ठीक है ना, नंबर एंड डेट ऑफ रेलिवेंट सप्लीमेंट्री इनवॉइस, ठीक है ना, और डेबिट नोट इशू किया गया है अगर कोई, तो डेबिट नोट वगैरह और उसकी कॉपी के साथ पूरा, ठीक है ना, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ जो आपने एडिशनल IGST पे किया है, ठीक है ना, ओके, उसकी डिटेल,
और उसका प्रूफ कि आपने पे किया है, ठीक है ना, नंबर एंड डेट ऑफ FIRC, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल फॉर, ये सब है ना। इसके अलावा अगर कोई जैसे एक सर्टिफिकेट भी आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो एक सर्टिफिकेट भी आपको फाइल करना पड़ेगा जो कि किसने इशू किया है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट ने इशू किया है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या है, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अदर डॉक्यूमेंट जो भी एप्लीकेबल है वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर बता रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, आपको फाइल करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, और एक और यहाँ पर अमेंडमेंट है, फिर उसके बाद सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी। तो ये अमेंडमेंट किसके बारे में है, ये कैंटीन वगैरह होती है ना उनके ऊपर है, ठीक है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करती है ना जो कैंटीन, ठीक है ना। तो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट जो होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम CSD बोलते हैं, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होते हैं, ठीक है ना, ये नोटिफाइड पर्सन होते हैं, ठीक है ना। और इनको क्या है ना कि 50% का रिफंड मिल जाएगा, जो भी CGST IGST वगैरह ये पे कर रहे हैं ना उसका 50% का रिफंड मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, ठीक है ना, कि भैया ये लोग है ना सब्सिक्वेंट सप्लाई कर रहे हो किसको, ठीक है ना, या तो यूनिट रन, ठीक है ना, जो कैंटीन ऑफ CSD है, या फिर एथोराइज्ड कस्टमर है, ठीक है ना, CSD का, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बता रखी है, ये कह रहा है कि अगर, ठीक है ना, फॉर क्लेमिंग द रिफंड, अगर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट अगर क्लेम करना चाहता है रिफंड, तो कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन हर एक क्वार्टर में उसको फाइल करनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल पे। फॉर्म नंबर बता रखा है GST RFD 01 के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या बता रखा है, और भी डिटेल बता रखी है, क्या, ठीक है ना, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये कह रहा है कि जो भी उन्होंने परचेज किया है गुड्स वो रजिस्टर्ड पर्सन से किया हो, ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट में उन्हें टैक्स इनवॉइस वगैरह भी मिला हो, ठीक है ना, ये बता रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, ठीक है ना, डिटेल ऑफ सच सप्लाई हैव बीन फर्निश्ड बाय सेड रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिससे सप्लाई हुई है, ठीक है ना, उसने डिटेल वगैरह फर्निश की हो, ठीक है ना, उसका फॉर्म नंबर बता रखा है कहाँ पे डिटेल फर्निश की हो, ठीक है ना। इतना ही नहीं, उसने रिटर्न भी फाइल कर दी हो, GSTR 3B वगैरह की रिटर्न जो भी बनती है उसकी वो फाइल कर दी हो उसने, ठीक है ना। और जो एप्लीकेंट है, यानी ठीक है ना, एप्लीकेंट कौन, मतलब जिसने गुड्स परचेज किया है, CSD, ठीक है ना, उसका नाम, ठीक है ना, और उसका GSTN वगैरह उसने टैक्स इनवॉइस पे मेंशन किया हो, ठीक है ना। इसके अलावा गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, जो CSD ने जो गुड्स मिला है, जो उसने गुड्स परचेज किया है उस रजिस्टर्ड पर्सन से, वो उसने बाद में सप्लाई किया हो किसको, ठीक है ना, एक ऐसी यूनिट जो रन कर रहा है, ठीक है ना, कौन, कैंटीन ऑफ CSD, या फिर एथोराइज्ड कस्टमर होना चाहिए वो CSD का, बस ये बता रखा है। तो दीज आर द बेसिकली कंडीशंस, ठीक है ना, या फिर प्रोसीजर बोल दो आप इसको। तो ये थी इसकी अमेंडमेंट, आई होप क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से देख लेना ढंग से इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना, और खुद से कर लेना इसको अच्छे तरीके से एक बार, है ना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और अच्छे से करना, ऐसा नहीं बिल्कुल इग्नोर करना, ठीक है। और ऐसा ना हो कि भैया आपसे कंडीशंस ही पूछ लें, ठीक है, CSD वाली कंडीशंस पूछ लें। तो बढ़िया से पढ़ोगे अमेंडमेंट, तभी लगेगा कि हाँ अमेंडमेंट के पूरे नंबर मिलेंगे। अमेंडमेंट्स के कम से कम 20 से 25 नंबर तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम के अंदर, है ना। अब मान लो उसमें अमेंडमेंट आपने ऊपर ऊपर से पढ़ ली मोटा मोटा, ठीक है, तो फिर क्या है कि वो नंबर फिर आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना इसको। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है। और जिसने सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट B नहीं दिया है, मैराथन डाल रखा है, आप मैराथन देख सकते हो उसका, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नई वीडियो में।